चलिए 211 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर। इस चीज से स्टार्ट करेंगे चीजों को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी। श्रवण बाधित है बच्चा एक जो कि सुन नहीं सकता। श्रवण मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना, ठीक है। तो श्रवण बाधिता है तो जब बच्चा सुन नहीं सकता तो उसको क्या करना होता है, चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षक के दिखाए। बिना उपशीर्षक के दिखाओगे, श्रवण बाधिता है, सुन नहीं सकता, ठीक है। चलो, मौखिक रूप से मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना। मौखिक जब सुन नहीं सकता तो मौखिक गलत हो गया। संप्रेषण मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना, ठीक है। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान का प्रयोग करना, ये भी गलत हो गया। अब दो चीजें हैं, चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षक के दिखाएं, ठीक है। चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षक के दिखाना है, उपशीर्षक को नहीं दिखाना है, और सिर्फ वीडियो को दिखाना है, ठीक है। और तीसरा है संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। तो यहाँ पर देखिए आप, होगा मेरे हिसाब से, देखिए होगा क्या, ठीक है। बिना बिना वाले जो शब्द होते हैं ना वो निगेटिव माने जाते हैं। बिना उपशीर्षक के दिखाना, कोई भी चीज ऐसा है जैसे कि जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को आप नहीं दिखाते हो। उपशीर्षक तो इंपॉर्टेंट है ना यार, क्यों नहीं दिखाओगे वो चीज, ठीक है। तो चलचित्र अच्छी बात है, वीडियो भी अच्छी बात है। संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप में, तो ये भी चलचित्र वीडियो हो गया। और यहाँ पर परिपूर्ण करना, तो परिपूर्ण करने वाले जो आंसर होते हैं ना वो सटीक माने जाते हैं, ठीक है। तो हर तरीके से जो भी चीजें मौखिक रूप से बोली जाती है सेम टू सेम चीजों को हम लोग लिख देंगे। अब देखिए, बिना सब टाइटल के अगर चीजों को दिखाओगे तो बच्चा देखेगा तो, लेकिन सीखेगा नहीं। तो सीखने के लिए वहां पर लिखना भी तो चाहिए ना सब टाइटल, तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा सब टाइटल। अब यहाँ पर जो है दृश्य के रूप में परिपूर्ण करना, सारे जो भी चीजें हैं उसको हम लोग सब टाइटल के रूप में दिखा देंगे तो बच्चा यहाँ पर सीख लेगा। आंसर नंबर थर्ड जो होगा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रकरण में प्रभावशाली नहीं होगी। अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग, उदाहरण सृजन करना और निष्क्रिय अनुवाचन करना। तो देखिए, अधिगम युक्ति जानकारी के प्रकरण प्रभावशाली नहीं होगा जब आप निष्क्रिय हो जाएंगे ना। ये देखिए, इसको पकड़िए, जब आप निष्क्रिय हो जाएंगे तो आप प्रभावशाली अधिगम नहीं कर सकते। राइट आंसर है आंसर नंबर 4। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभिकथन क्या है कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय, एक कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय मतलब होता है कॉन्सेप्ट, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट है। पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल फैक्ट है, एक उदाहरण देना चाहिए और एक गैर उदाहरण चीजों पर भी चर्चा करनी चाहिए। गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है यार, जब गैर उदाहरण और उदाहरण दोनों से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, तो दोबारा से भ्रमित कैसे कर देगा भाई। तो ये तो गलत हो गया ना, भ्रमित नहीं कर सकता। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों पर चर्चा करनी चाहिए। उदाहरण दो किसी कॉन्सेप्ट के बारे में और गैर उदाहरण दोनों पर बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। आप उदाहरण देकर के भी समझाओगे, व्याख्या देकर के भी समझाओगे। अब पता चले सिर्फ व्याख्या देकर के समझाओगे तो क्या होगा, बच्चे जो है भ्रमित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब दोनों से सीखा जा सकता है तो एक चीज उसमें से गलत कैसे हो सकता है, अगर गलत होता हम सीखते क्यों नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ए सही है और आर गलत है। तो गलत आर कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ए भी गलत है। तो यार आर तो यहाँ गलत है, यहाँ भी गलत है, तो दोनों गलत होना चाहिए, लेकिन ए तो सही है ना, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर तो दोनों सही है तो ये तो गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंब करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वो अपने विद्यार्थियों में डैश चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। तो देखिए, विविध रूप से प्रस्तुत करना, किसी भी चीज को अगर अलग अलग तरीके से, मैंने क्या बोला, विविध मतलब कि अलग अलग रूपों से, बहुत तरीके हैं, मल्टी डायमेंशनल। तो एक समस्या के बहुत सारे समाधान, सिंपल सी बात है कि प्रस्तुत करने वाले वो क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन वाला कहते हैं, ठीक है। अभिसारी एक समस्या की एक चीजें बाह्य रूप से अनुकूलित खुद नहीं करना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, अतार्किक तर्क ही नहीं कर सकता, तो वो सब कर ही नहीं सकता ना। अब प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन की बात की जाती है, ठीक है। राइट आंसर है आंसर नंबर 1। अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें डैश के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अब आपको ये चीज समझना है कि आपको मैं ऐसा बनाना चाहता हूं कि अच्छे लेवल के आप समस्या समाधान कौशल का गुण आपके अंदर आ जाए,
कि कोई समस्या आते ही आप तुरंत उसका समाधान कर सकें। तो इसके लिए अनुक्रिया समुच्चय, मतलब कि आप रिस्पॉन्स करोगे सिर्फ, तो रिस्पॉन्स करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक्टिविटी करने से तो होगा नहीं। प्रयत्न त्रुटि विधि, यस। मैथ में आप देखते हो क्या होता है, मैथ्स में जो है वो चीज़ देखने को मिलती है कि मैथ में जब आप जितना ज़्यादा गलती करते हो उतना ज़्यादा परफेक्ट होते हो। तो मैथ जो है तार्किक और गणितीय एक ही चीज़ होता है। तर्क मतलब कि समस्या समाधान कौशल, और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, अनुरूप चिंतक। अब यहाँ पर भी चिंतन है, तो चिंतन चिंतन ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों आंसर सही होने चाहिए, ये तो गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2 और 3। ठीक है, देखिए 2 और 3 जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि चिंतन अगर बच्चा करेगा तभी तो समस्या समाधान का यहाँ पर कर पाएगा। अनुरूपक कौशल, अनुरूपक चिंतन, किसी भी चीज़ के अनुरूप यहाँ पर आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो सिंपल सी बात है कि समस्या का समाधान कर पाएंगे। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है दोस्त? उसको क्या कहा जाता है? परासंज्ञान कहा जाता है या चयनात्मक ध्यान कहा जाता है। देखिए कंठस्थीकरण तो ये तो सबसे वाहियात चीज़ है, ये तो गलत होगा। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करना, आप किसी भी चिंतन प्रक्रिया को निरीक्षण करना चाहते हो। अब बहुत सारे बच्चे विस्मरण कर सकते हैं, विस्मरण ये होता है भूली चीज़ को याद करना, ठीक है। लेकिन अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता, तो सिर्फ और सिर्फ आपने, विस्मरण में क्या होता है, भूले हुए को याद कर लेना, वो तो हो गया। मैंने कौन सी मूवी देखी थी सलमान खान की लास्ट, हाँ ये वाली मूवी देखी थी, याद आ गया, ठीक है। तो विस्मरण है। लेकिन जो भी चीजें याद आ रही है उसको रूपांतरण करने की क्षमता, उसको चेंज करने, जैसे कि मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो मुझे पता है परासंज्ञान क्या है, बट परासंज्ञान क्या है उससे इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि परासंज्ञान की यहाँ पर वैल्यू क्या है और उसको उस हिसाब से यहाँ पर रिप्रेजेंट करना कि इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है। तो जो चीज आपको आती है और उसको आप इस्तेमाल करें, जैसे आपके पास पावर है, लेकिन पावर का आप यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, वो तो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आपकी समझ जो होनी चाहिए वो खुद की होनी चाहिए। तो ये जो विस्मरण ये गलत हो गया, चयनात्मक ध्यान गलत है, आंसर होगा आंसर नंबर 4 कॉग्निटिव, ठीक है, मेटा कॉग्निटिव, ये होगा राइट आंसर, आंसर नंबर 4। इसके थ्रू बच्चा जो है अपनी चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करता है, वो क्या है, क्यों है, कब से है, क्या करना चाहता है लाइफ में, और उसके हिसाब से कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करता है, मुझे क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहता, वो खुद डिसाइड करता है अपने चिंतन प्रोसेस के थ्रू। जानकारी प्रकरण कौशल जैसे कि अनुस्मरण, रिकॉल को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रोसेस की बात की जा रही है, प्रकरण मतलब प्रोसेस। तो अनुस्मरण, रिकॉल करने, जैसे कि रिकॉल को क्या बोला जाता है? रिकॉल जो है व्यक्तियों की भावात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है यार, भावात्मक स्थिति से नहीं है संबंधित, ठीक है, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। नकारात्मक भाव जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, ठीक है। नकारात्मक भाव जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या नकारात्मक भाव को जैसे कि उच्च स्तरीय कैसे प्रभावित होगा? नकारात्मक भाव जैसे कि रिकॉल जो है नकारात्मक भाव से कैसे प्रभावित होगा यार? सकारात्मक भाव जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित होते हैं, ये भी गलत। देखिए प्रश्न तो ये टफ है, लेकिन रिकॉल वाकई में अगर देखा जाए तो जानकारी को लेकर के, अगर कोई भी जानकारी आप इकट्ठा करना चाहते हैं और उस जानकारी में अगर आप रिकॉल कर रहे हैं अपने आप को किसी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, तो भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। जैसे कि आपको मार्कशीट का नंबर, ठीक है, आपके मार्कशीट के कहीं ना कहीं रोल नंबर भी बहुत सारे बच्चों को याद होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को इसलिए याद होते हैं क्योंकि वो इतने खुश होते हैं ना, इतने इमोशनल हो जाते हैं अपने मार्कशीट में नंबर को देख करके, वो चीज़ें याद करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें इमोशन के साथ जुड़ी हुई है ना, वो हमेशा आपको देखोगे कि याद रहती हैं। तो जो चीज़ें रिकॉल करने पर हमेशा याद आ जाए उसको बोलते हैं भावनाओं से महत्वपूर्ण रिकॉल जानकारी प्रक्रम कौशल, ठीक है। भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर 2 राइट आंसर। चलिए, डैश के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, जानने की उत्सुकता की पूर्ति, संप्रत्यय को समझने, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने, संदेहों को दूर करने। तो बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? जानने की उत्सुकता, ये तो आंतरिक है ना, बाह्य तो है नहीं। किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, ये भी तो आंतरिक ही है ना, ये तो आंतरिक है, ये भी आंतरिक है। दोस्तों के बीच लोकप्रियता, अब लोकप्रियता पाने के लिए आप क्या करोगे? हाँ, यही तो है बाह्य अभिप्रेरणा।
कि बच्चों का हम अच्छा दिखना चाहते हैं, जैसे कि हम अच्छी घड़ी लेकर के जाएंगे, दोस्त कहेंगे अरे वाह कहाँ से लाया, तो सऊदी से आया है भाई। अरे भाई देखा उसका घड़ी, देखा कितना बढ़िया घड़ी लाया है रोहित, देखा आपने। तो बस यही चीजें लोकप्रिय हो गया भाई वहां पर। अच्छा उसको पता चला कि नहीं मेरे घड़ी के बारे में, अच्छा उसको किसको, हारे उसी को। तो ये सारी चीजें क्या है, ये लोकप्रियता पाने के लिए ही तो है। तो ये बाह्य जो है मोटिवेशन है, बाह्य मोटिवेशन जो है लोकप्रियता पाने के लिए होता है। संदेहों को दूर करने के लिए खुद के अंदर झांकना पड़ता है कि आप वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, बेवजह की मेहनत को कर रहे हो और उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। चलिए, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। यार फैक्ट है, तभी तो होगा, सामाजिक परिवेश से जब संबंधित होगा तभी तो काम आसान होगा। आंसर तो फर्स्ट ही मुझे दिख रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं भाई, कुछ हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट है, ट्विस्ट एंड टर्न है। शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित होता है, बिल्कुल गलत बात है। अगर अध्यापक को बहुत ज्यादा नॉलेज है तो उसके घर पे रहना चाहिए, बच्चे को बच्चे के हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा, वही अध्यापक होता है। आपका ज्ञान, आपको कितना ज्ञान है, इससे नॉलेज आप, इससे आप टीचर थोड़ी हो जाओगे। माँ बाप को, बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो आपसे ज्यादा जानते हैं, वो जिंदगी के बहुत सारे रिलेशन आपको देते हैं। तो क्या वो आपके अध्यापक नहीं हुए, वो अध्यापक से भी बड़े होते हैं। रीजन यही है कि अध्यापक को सिर्फ अपने ज्ञान के भरोसे ये नहीं होना चाहिए कि मुझे आता है तो मैं अध्यापक हो गया। आता है वो आपकी अपनी चॉइस है, वो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको आता है, लेकिन बच्चों को भी तो आना चाहिए। बच्चे को कैसे सिखाओगे, यही तो होता है अध्यापक, जो बच्चों को सिखा सके। अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुख हो, लक्ष्य को बना दिया जाए और उसके हिसाब से अधिगम कराया जाए। यार ओलंपिक मेडल थोड़ी लाना है कि 400 मीटर की दौड़ है तो रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कराओ कि की बार गोल्ड लाना है, नहीं। छोटे बच्चे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो उनको सिखाओ वो चीज जो कि उनके परिवेश से जुड़ा हुआ, जो वो जानते हो पहले से। विद्यार्थियों के ज्ञान अवसर ना दिए जाए। अरे तो जब अवसर नहीं दोगे तो बच्चा कैसे सीखेगा। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है। योग्यता का वार्षिक इंक्रीमेंट होना, ठीक है, बहुत सही। व्यू ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ, जैसे कि इंक्रीमेंट व्यू, इंक्रीमेंट ऑफ व्यू, क्या बोलते हैं इसको यार, ठीक है, व्यू ऑफ इंक्रीमेंट एबिलिटी, ठीक है। मतलब कि आपका योग्यता जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, अधिगम को सुसाधित करता है, सिंपल है। आसपास में विकर्षण, विकर्षण तो गलत हो जाता है। अनभिज्ञता, भाषा आप जानते ही नहीं तो कैसे सीखोगे। तंत्रिका संबंधी न्यूनता, आपका दिमाग ही कमजोर है तो भी नहीं सीख पाओगे। तो अधिगम को सुसाधित क्या करता है कि आप रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ चीजों को सीख रहे हो। मैंने क्या बोला कि पीडीएफ यहाँ पढ़िए, बहुत सारे बच्चे अभी पीडीएफ नहीं पढ़ रहे हैं, रीजन उनको पता नहीं, क्या समझ में आ रहा ही नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। करो भाई, अपने आपको जो इच्छा करे वो आप करते रहो। लेकिन सिंपल सी बात है, आप थोड़ा थोड़ा करके जब देखोगे ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वैसे ही आप देखोगे आपकी योग्यताएं भी धीरे धीरे बढ़ेंगी। आप एक दिन में ओवरनाइट आप चीजें नहीं कर सकते, रातों रात कुछ भी नहीं हो सकता। आपको धीरे धीरे मेहनत करने पड़ेंगे और रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा। और नर्वस, देखो ये जो खेल है ना यार, ये बड़ा खतरनाक खेल है, ठीक है। ये जो है ना फोमो वाला खेल, बहुत खतरनाक है। मेरे चैनल पर मान लो व्यूज आ रहे हैं, 100 व्यूज आ रहे हैं, 200 व्यूज आ रहे हैं, तो एक बच्चे ने कमेंट करा था कि तुम्हारा चैनल घटिया है तभी तो व्यूज नहीं आते। अब मैं तो भाई मान के चलो, मेरा दिमागी तो संतुलन ठीक है, लेकिन अगर जिसका संतुलन ठीक नहीं होगा चैनल बंद कर देगा, कहेगा सही बात है यार, बाकी लोगों के तो 200 400 500 के आते हैं हर वीडियो पे, मेरे तो 200, सिर्फ 200 के तो लगा ही नहीं है, के तो गायब है। तो ये नहीं देखना होता है यार। हर इंसान ना शुरू से मेहनत करता है और शुरू से ही ऊपर उठता है, सिंपल सी बात है। आप अपने काम को करो। जिस बच्चे ने कमेंट करा, उस बच्चे को, वो भी किसी से तुलना करता होगा और उसको ये फोमो का शिकार होता होगा, तभी तो उसने ऐसी बात करी। तो कभी भी अपने आप को किसी से छोटा मत समझो भाई। देखो ये मान के चलो ऑनलाइन चीजें हैं, इसका एल्गोरिदम काम करता है कि इसने लोगों के पास भेजा नहीं भेजा, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो पॉपुलैरिटी होती है ना टीचर की, कि हाँ सर आप बढ़िया पढ़ाते हो, ये ऑफलाइन में देखने को मिलती है। और यही हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है यार, यही तो मोटिवेशन देता है, ठीक है। बाकी दिमागी तौर पे आपको अच्छा होना चाहिए और इंक्रीमेंट आपकी लाइफ में होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है, सही उत्तर है आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए मुलाकात करते हैं 221 क्वेश्चन पर, ठीक है, 221 क्वेश्चन पर। अपना ख्याल रखें, पीडीएफ पढ़ें, वहां पर जाकर के नोट्स भी हैं उसको भी पढ़ें।